स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 और 20 फरवरी आज साथ यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए झारखंड अर्धविद परिषद इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का 20 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में डायरेक्ट टक्कर आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सब्जेक्टिव का जो मार्किंग रहेगा दोस्तों आपका 50 नंबर का रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव इसमें आपको 30 नंबर का पूछेगा। बाकी 20 नंबर बच्चा सर जी 20 नंबर बाकी आपको स्कूल से दे दिया जाएगा। तो शानदार से सेशन में वीडियो में बन रहेगा। शानदार से क्लास इकोनॉमिक्स का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली देखते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे पहला प्रश्न को, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में रिपीट मोड में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक नंबर आप लोग सबसे पहले पक्का कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपको एक पूछेगा क्वेश्चंस उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल कैसा होता है। तो ढाल हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि बाएं से, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर इसका क्या होता है, ढाल होता है। ये क्वेश्चंस दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 100% क्वेश्चंस हर साल इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है। यदि दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। क्या लिखेंगे सर जी? तो लिखना है अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तु का उत्पादन होता है, और पूरे अर्थव्यवस्था में ओनली दो वस्तुओं का, दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, दो वस्तु का उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है। उत्पादन के संसाधन की मात्रा निश्चित और स्थिर होती है। जो भी उत्पादन के लिए संसाधन आपके पास है, चाहे तो उसका मात्रा दोस्तों निश्चित है या फिर स्थिर है, याद रखिएगा। सेकेंड हो गया, थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखिए संसाधन विशिष्ट नहीं है। जो संसाधन दिया गया है उत्पादन संभावना वक्र के लिए, ये क्या विशिष्ट नहीं है। संपूर्ण संसाधन को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। जितना सारा अर्थव्यवस्था में साधन दिया गया है, जितना सारा अर्थव्यवस्था में साधन दिया गया है, उन सभी का पूर्ण रोजगार प्राप्त है। क्या है? पूर्ण रोजगार प्राप्त है, ठीक है। उत्पादन का तकनीकी स्थिर है। जो भी उत्पादन है दोस्तों इसका तकनीकी भी स्थिर है, और संसाधन कुशलता से क्या है, कार्यात है। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं को लेकर के। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछता है या फिर पूछती है। 2 नंबर क्वेश्चंस एकाधिकार में, एकाधिकार कहने का मतलब है एमसीक्यू में 1 नंबर पक्का कीजिए। सर जी एमसीक्यू बता रहे कि सब्जेक्टिव, तो काहे एमसीक्यू नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना, तो देखिए तो जरूर। पूछेगा दोस्तों एकाधिकार में, ठीक है, कीमत का निर्धारण कौन करता? तो आप लोग कहिए कि एकाधिकार में कीमत का निर्धारण फॉर्म करता है, फॉर्म, ठीक है, जबकि ये सब पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है, ठीक है। एकाधिकार में फॉर्म में कीमत निर्धारक होती है, क्यों? अब पूछ दिया सब्जेक्टिव में, आखिर के एकाधिकार में फॉर्म का कीमत। सर जी फॉर्म क्या होता है नहीं जानते हैं? अरे जान लीजिए भैया कि फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फॉर्म दोस्तों, फॉर्म क्या होता है ना, कि मान के चलिए आप लोग आलू का आपका खेती है, ठीक है, आलू का आपका खेती है, तो आलू का आप एक स्टॉक रख दिए, हैं। मान चलिए यहाँ पर ये आपका आलू का स्टॉक है, तो ये दोस्तों ये आपका फॉर्म हो गया। मान चलिए दूसरा व्यक्ति भी, केवल आप तो आलू नहीं उगाइएगा, दूसरा व्यक्ति भी स्टॉक रख दिया, तो ये 2 व्यक्ति का अगर स्टॉक दिया जाए तो ये इसका मतलब ये पूर्ण प्रतियोगिता है। अगर दोस्तों एकाधिकार में बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप राज कीजिएगा बाजार में, दूसरे आपको छू नहीं सकता है। एकाधिकार की बात की जाए तो बाजार में कौन राज करेगा? ओनली फॉर यू, नॉट फॉर कोई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए कि एकाधिकार में अंतर्गत किसी भी वस्तु का अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है, मतलब कि आप खुद हैं, विक्रेता भी हैं और उत्पादक भी, प्रोड्यूसर भी खुद है और बेचने वाला भी खुद है, आपके अलावा कोई नहीं है। इसका कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, और एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना होगा, और इसमें फॉर्म ही उद्योग है, फॉर्म का ही सब कुछ है और किसी का नहीं है। आप मान चलिए एक बाजार आपको दे दिया जाए, ठीक है, 10 गांव के आबादी वाला, आप तो राजा बन जाइएगा, कि कोई दूसरा का आपको
दखल अंदाजी करेगा नहीं, आप पूरा एकदम मोटा रकम छापिएगा। ठीक है, चलिए इधर आप लोग समझ चुके हैं और बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। सबसे प्यारा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 3। लाभ ज्यादा से ज्यादा करने की शर्तें क्या है? सर ज्यादा ज्यादा कहाँ लिखल है? अधिकतम लिखा लेना का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, अगर आपको लाभ ज्यादा करना, आप लोग क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिए, लाभ ज्यादा करने क्या कीजिएगा? 2 मन में आपको सवाल होगा, क्या सर जी हम ज्यादा काम कर लेंगे तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा, या फिर जो सामान हम लोग खरीदेंगे उसको ज्यादा कीमत पर बेच देंगे तो ज्यादा लाभ होगा? बिल्कुल, देखिए क्या लिखता, उत्पादक का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना। जो भी बाजार में प्रोड्यूसर, जो भी प्रोडक्टर आता है, ठीक है, जो भी उत्पादन की प्रक्रिया की पूरी करती है, जो भी उत्पादन करता है, उसका एक ही उद्देश्य है, मोटा रकम छापना। कुल आय, टोटल कॉस्ट एवं कुल लागत, टोटल रेवेन्यू का अंतर लाभ कहलाता, इसको प्रॉफिट कहते हैं। जहां यह अंतर सबसे ज्यादा होगा वहां पर लाभ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जब उत्पादन इससे अधिक होगा तो लाभ भी कम ही होगी। इस प्रकार लाभ सबसे ज्यादा करने के लिए लाभ प्राप्त होगा तब अंतर अधिक होगा। मतलब कि दोस्तों लाभ ज्यादा आपको करना है तो जो टोटल कॉस्ट आपका पड़ेगा, वो टोटल रेवेन्यू जो आप लोग कमाएगा वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग लाभ कीजिएगा। 5 रुपए का सामान लाइएगा, आप लोग सोचिएगा 100 रुपये में इसको बेचे, ज्यादा बेचने का काम करेगा, सर जी 95 रुपया लाभ कमा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बजेगा काची, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। सर जी बढ़िए ना, कब बढ़िएगा? चलिए आगे 4 नंबर क्या बोलता है, कहता है कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है? सर जी पूर्ति क्या होता है? अरे भैया सप्लाई याद नहीं आपको? ठीक है, एक ही नहीं याद? कीमत जो प्राइस है किस पर डिपेंड होता है? पहला तो पूर्ति पर और दूसरा मांग पर। पूर्ति ज्यादा है बाजार में और मांग है ये नहीं, खरीदने वाला कोई है ये नहीं, कीमत बोलेगा भैया तू नीचे जा। ठीक है, मांग ज्यादा है, ठीक है, पूर्ति कम है, प्राइस बोलेगा भैया अब तो बढ़ने का समय आ चुका है। कहने का मतलब है सर जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे भैया तो देखिए ना, पूर्ति की लोच के प्रकार कितनी होगी, तो आप लोग याद रखिएगा टोटल 5 प्रकार की होती है पूर्ति की लोच। जिसमें अगर दोस्तों पहला देखा जाए पूर्णता बेलोजदार पूर्ति, सापेक्षिक बेलोजदार पूर्ति, इकाई के बराबर लोजदार पूर्ति, सापेक्षिक लोचदार पूर्ति, पूर्णता लोचदार पूर्ति। सर जी कैसा पूर्ति बता रहे हैं? लोचदार है, बेलोजदार है, ये कैसा पूर्ति है? ध्यान रखिए, जब पूर्ति 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर हो, जब पूर्ति इकाई से कम, 1 से कम हो, ठीक है, 1 से क्या हो तो आपका कम हो, ऐसे होगा। ठीक है, जब 1 के बराबर हो, 1 से ज्यादा हो, 1 से अधिक हो, तो इस 5 चीजों पर पूर्ति डिपेंड करती है। कहती है कि 0 के बराबर होगा तो बेलोजदार होगा जो कि पूर्णता, इकाई से कम होगा तो सापेक्षिक बेलोजदार होगा, समलोजदार कब होगा? इकाई के बराबर, 1 के बराबर, इकाई से ज्यादा के लिए सापेक्षिक लोजदार, अधिक के लिए दोस्तों आपका पूर्णता लोजदार। बस 5 प्रकार के हैं, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित की जाती है? सर जो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? अरे भैया जहां पर फॉर्मों की संख्या अधिक से अधिक, आप अकेला कभी भी कमाई यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, लात मार के भगा देगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का मूल्य उसमें उद्योग में मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, जबकि एक अधिकार में नहीं। एक अधिकार का कीमत कौन निर्धारित करेगा? वो स्वयं करेगा, खुद करेगा। और पूर्ण प्रतियोगिता में देखिएगा बाजार में मांग किसका ज्यादा है, ठीक है, उसका पूर्ति है कि नहीं, उसके अनुसार रख लेगा आपका प्राइस। जैसे आप लोग देखिएगा छठ हो गया, ठीक है, कोई पर्व त्योहार हो गया, उसमें क्या होता है? प्राइस काहे बूस्ट करता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? सर जी उसका मांग ज्यादा है, सभी व्यक्तियों के पास इस वस्तु को पहुंचाना है और कम प्राइस आप लोग रखिएगा तो मान के चलिए हर एक व्यक्ति 5 किलो सामान ले लिया, अगला व्यक्ति पास पहुंचेगा नहीं।
प्राइस ज़्यादा हो गया, सब व्यक्ति 1-1 किलो सामान खरीदेगा, तो ये 5 किलो जो एक व्यक्ति ले रहा था वो 5 आदमी लेकर के जाएगा। ऐसे होता, बाजार में आइए ना तब ना पता चलेगा। मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। मार्शल बोलता है, प्रोफेशनल मार्शल, कि मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा ही क्या करता है, तो वस्तु का जो मूल्य है निर्धारित करता है। वह स्वयं उपयोगिता और उत्पादन व्यय से प्रभावित होता है। बाजार में जो खरीदने वाला है कम से कम मूल्य देना चाहता है। एक चप्पल है जिसका प्राइस है 100 रुपया, आप लोग बार्गिंग कीजिएगा, भैया हम तो 100 नहीं 80 रुपया देंगे। वो बोलेगा नहीं 80 से क्या काम चलेगा, चलिए आप लोग 10 कम दीजिएगा 90। आप बोलेगा नहीं भैया 85 रुपया देंगे, वो बोलेगा डन, हो गया कंप्लीट भाषा। ऐसे होता बाजार, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मन है सो कमेंट नहीं कीजिएगा, अच्छा चीज पूछ लीजिएगा। 6 नंबर, कि एक वस्तु की दी गई बाजार कीमत पर एक उपभोक्ता या कैसे निर्णय ले सकता है कि उसकी वह कितनी मात्रा खरीदे, समझाइए। सर जी क्या बोलता है, अरे भाई ये बोलता है कि बाजार में कोई वस्तु है जिसका मूल्य निर्धारित किया गया। आप क्या है, कंज्यूमर, आप एक उपभोक्ता, आप कैसे निर्णय लीजिएगा कि उस वस्तु का कितना मात्रा खरीदे, कम खरीदे कि ज्यादा खरीदे कि खरीदबे नहीं करे, ठीक है। मैंने लिए सर जी पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो दुनिया का सब चीज खरीद लेंगे, लिखा है ना, कहाँ सर जी लिखा, उपभोक्ता किया है ना, सब चीज लिखे, टेंशन क्या लेते हैं। एक वस्तु की कीमत दी होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, मान चलिए आप लोग कोई वस्तु को खरीद चुके हैं, अरे वस्तु क्या सामान उपयोग करने वाला, उससे संबंधित कोई वस्तु को देखिएगा, इसका प्राइस सेम है कि अलग है, ठीक है, सेम है कि अलग है। उपभोक्ता क्या है, अरे भैया 100 रुपया कमाते हैं, 200 रुपये के कहाँ से सामान लाए। वस्तु की प्रकृति आरामदेह है कि विलासित है, काम देने वाला है कि खराब है, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, इसके जगह हम लोग कोई और चीज ले सकते हैं कि नहीं। वस्तु पर खर्च किए जाने वाले केवल व्यय का अनुपात, मतलब कि जो हम लोग वस्तु खरीदेंगे क्या इस पर वर्तमान में खर्च भी होगा, ठीक है। वस्तु का विभिन्न उपयोग, इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। भविष्य में कीमत में वृद्धि होने की संभावना, जो आप लोग वस्तु खरीद रहे हैं क्या इसके वर्तमान में वृद्धि होगी कीमत में, तब हम लोग इसको और भी फायदेमंद में बेच सकते हैं। समय तत्व के आधार पर उपभोक्ता यह निर्णय ले सकते हैं किसकी मात्रा कितनी मात्रा में खरीदे। सिंपल सा था लोचा है, ठीक है। आगे बढ़ने का 7 नंबर दोस्तों, आपसे क्वेश्चंस का कहता है, सर जी देखल क्वेश्चन कहता है, मांग एवं पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता। अरे अभी ना बोले जी, मांग माने सर जी मांग किया कुछ का, पूर्ति माने कोई वस्तु का पूर्ति, ठीक है। डिमांड और सप्लाई इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, तो परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता, मूल्य सर जी है जी यार, मूल्य कीमत, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपके किसी वस्तु का मांग, मैं अभी आपको बताया मांग, ठीक है, ज्यादा है, पूर्ति कम है, कीमत बोलेगा ऊपर जा, अगर उल्टा है कीमत बोलेगा नीचे जा। तो खुद से भी इसको तो लिख सकते हैं, जो लिखें इस पर निर्भर नहीं रहिएगा भैया, खुद से भी लिख सकते हैं कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत में परिवर्तन होगा। यदि मांग एवं पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है तो कीमत में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन यह वृद्धि मांग में पूर्ति के अनुपात पर निर्भर करता है। जब पूर्ति में वृद्धि मांग से अधिक, मांग से ज्यादा, पूर्ति ज्यादा है, कीमत ऑटोमेटिक भैया घटेगा। मांग ज्यादा पूर्ति कम है, कीमत ऑटोमेटिक भैया भागेगा आगे, तो कीमत में कमी। इसके विपरीत यदि मांग और पूर्ति दोनों में कमी तो कीमत में कमी, लेकिन यह कभी मांग और पूर्ति की कमी अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। जब पूर्ति में कमी मांग से ज्यादा तो कीमत में वृद्धि होगी। सेम चीज तो समझा दिए, काहे का टेंशन लेना, आगे बढ़िए ना। 8 नंबर, अब 8 नंबर हमसे और आपसे दोनों मिल के व्यक्ति से कहता है, क्या कहता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अरे घटने वाला नियम, ह्रास माने घट गया, आलोचनात्मक व्याख्या करें। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। काहे सर, कई बार पूछ दिया है रिपीट मॉड्यूल में। उपभोग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से है। कौन सिद्धांत सर जी? यह सिद्धांत उपभोग की इकाई में परिवर्तन तथा
ठीक है। आप किसी वस्तु की उपभोग का जो प्रथम इकाई का उपयोग कर रहे हैं और सीमांत उपयोगिता, ठीक है, उसमें दोस्तों परिवर्तन का संबंध को ये बताता है। यह नियम बताता है कि अन्य बातों को समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा के अतिरिक्त इकाई को उपभोग करते हैं, जैसे जैसे आप किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को उपभोग करते हैं, वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक मनोवैज्ञानिक नियम है। इस नियम के अनुसार कुल उपयोगिता जो टोटल यूटिलिटी है वो घटती दर से बढ़ती है, ठीक है। और जो एमयू है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता, ये क्या होता है, घटता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे। कहाँ सर जी, आज की इस वीडियो में इतने रख दे का, रख दीजिए ना सर जी, का है सर जी, तो कोई दिक्कत होगी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मोबाइल में जो स्टोरेज है वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, हर एक क्वेश्चन में सोल्व करूँगा। 20 बोला ना, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो मैं दूंगा। हो सकता है इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आ जाए। तो वीडियो में अगर आपको मजा आया तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए सर सेकेंड पार्ट को लेकर के आइए। और जो दोस्तों 99 वाला गेस्ट पेपर नहीं बाय किया तो वो कर लें, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप लोग इस गेस्ट पेपर से ऑल सब्जेक्ट में 95% नंबर ला सकते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए। दोस्तों अगर बाइक करना तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 75, ठीक है, 64899048। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। 99 पे करना है, कितना 99, ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का, जिसमें ये सारा क्वेश्चंस आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं मिलता हूँ कहाँ सर जी, इसी यूट्यूब चैनल पर कभी और नए वीडियो में।